हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडजिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और जर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी, जिसमें हमने बात किया था कि एक्चुअली हाइड्रोलॉजी क्या होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिस्कस किया था। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बाद में हमने बात किया था ड्रेनेज बेसिन के बारे में, वाटरशेड लाइंस क्या होती हैं और वाटर बजट इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स को फॉलो किया था, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। बेटा, दिस यूनिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जिसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे वास्ट टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। जो क्वेश्चंस का टाइप रहेगा वो आपके पास में न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरेटिकल अप्रोच का दोनों रहेगा। चाहे आप गेट लेवल की बात कर लो, चाहे अपने स्टेट जेई या एई की बात कर लो, या फिर हमारा जो एसएससी है, ईएस है, किसी भी एग्जाम की बात करो, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट ही एक साथ कवर होते हैं, राइट। तो अब हम लोग अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रेसिपिटेशन को। तो देखिए, सबसे पहले तो इसी टर्म से बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन एक्चुअल में होता क्या है। दैट मीन्स व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक्चुअली क्या है? प्रेसिपिटेशन उस हर फॉर्म ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है जिसमें हमारा वाटर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस में ट्रांसफ़र होता है। जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे पानी के ट्रांसफ़र होना कैसे हो सकता है? रेनफॉल के थ्रू हो सकता है, कई बार स्नोफॉल होता है, जैसे हम लोग देखते भी हैं टीवीज़ में, या फिर हिली एरियाज़ में मोस्टली सुनने मिलता है, देखा होगा कुछ लोगों ने। तो स्नोफॉल भी होता है। स्नोफॉल के बाद अगर हम बात करते हैं स्नोफॉल के अलावा, तो कई बार हेल स्टॉर्म्स हो जाता है, ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, उन सभी फॉर्म्स को हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन यही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स all the forms of water in which it travels from atmosphere to earth surface। तो बेटा, जितनी भी फॉर्म्स होंगी वाटर की जिसमें एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे वाटर अपना ट्रांसफर होगा, उन सभी फॉर्म्स को हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेशंस। तो अब आगे क्वेश्चन है कि कौन कौन सी फॉर्म्स एक्चुअल में प्रेसिपिटेशन की होती हैं। बट बेटा, फॉर्म्स को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में कंडीशंस क्या हैं प्रेसिपिटेशन की। व्हाट आर द मेजर कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन है प्रेसिपिटेशन की, वो ये है कि हमारे पास में जब भी प्रेसिपिटेशन होना है तो उसके लिए एटमॉस्फेयर के अंदर सफिशिएंट मॉइस्चर इकट्ठा हो जाए। क्योंकि जब तक एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होगा, तब तक जो हमारा प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है या स्नोफॉल है, इसके चांसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास में एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंड अगर बात करते हैं तो सेकेंड हमारे पास में आता है क्लाउड्स फॉर्मेशन। क्लाउड्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बाय कंडेंसेशन, राइट। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बाय कंडेंसेशन, बादल का बनना कंडेंसेशन प्रोसेस से। इन सबको आगे हम वन बाय वन डिटेल में भी बात करेंगे। इसके बाद में थर्ड जो कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन आती है कूलिंग ऑफ एयर मास। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं रेनफॉल के रीजंस में, तो हम लोग ये बात करते हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, जैसे ही एयर अर्थ सरफेस पे आएगी, हाई हीट होने के कारण से एयर, जो हवा है, जो एयर है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये हॉट हो जाएगी। तो ये हॉट एयर पैकेट जैसे जैसे ऊपर राइज करता है, राइज होने के बाद ये एटमॉस्फेयर में ठंडा होने की कोशिश करेगा, और ठंडा होने के साथ साथ कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे और मॉइस्चर का ट्रांसफर हो जाएगा एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे। तो बेटा, जो सेकेंड हम लोग जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इनफैक्ट वो जो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा कूलिंग ऑफ एयर मास इन एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली किसी भी प्रेसिपिटेशन के लिए हमारे पास में ये टोटल
3 कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, जिन कंडीशंस में हम लोग बात करते हैं मॉइस्चर का एक्यूमुलेट होना एटमॉस्फेयर के अंदर, बादल का बनना कंडेंसेशन प्रोसेस से, और एयर मास का कूल होना एटमॉस्फेयर के अंदर। एयर मास की बजाय आप मॉइस्ट एयर मास भी बोल सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक है पॉइंट। इसके बाद में आगे अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं प्रेसिपिटेशन की, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की टोटल 6 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। 6 फॉर्म्स के अंदर जो पहली फॉर्म है मेरे पास में, फर्स्ट है रेनफॉल। अभी तो हम नाम के बारे में बात कर रहे हैं, नेम सिर्फ, और उसके बाद 1 बाय 1 सबको डील करेंगे। रेनफॉल के बाद में सेकेंड आता है ड्रिजल। ड्रिजल के बाद में थर्ड इज स्नो। स्नो के बाद नेक्स्ट है हमारे पास में ग्लेज। ग्लेज के बाद में स्लीट, एंड स्लीट के बाद में लास्ट है हमारे पास में हेल। तो ये टोटल 6 फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन की, जिनको अब हम लोग 1 बाय 1 पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पूरा इनका एनालिसिस को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म से 1 बाय 1। तो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म है रेनफॉल, राइट। देखिए इसको कवर करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है क्या ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा। मैं एक बार फिर आपको एश्योर कर दूं, ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, डेफिनेटली कंप्लीट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इस वीडियोज़ को कवर करते हुए, नोट्स को पढ़ते हुए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, जो क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनसे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट गिवन है। आप उस कॉन्टैक्ट को मतलब मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेल आईडी के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स या फिर डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल अब बात करते हैं आगे। हम लोग पहले बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। देखिए रेनफॉल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रेसिपिटेशन होती है, मेजर सोर्स वो यही है रेनफॉल, जिसमें जनरली हम लोग बारिश बोलते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन और द मेजर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, राइट, रेनफॉल। अब रेनफॉल की कंडीशन क्या है कि कब हम लोग रेनफॉल नेम देंगे, उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं, वो सब हम लोग बात करते हैं, कितने टाइप की होती है। तो पहला जो पॉइंट है मेरे पास में रेनफॉल में, इट इज़ द मेजर और प्राइम सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। यह हमारे पास में बिल्कुल प्राइम सोर्स है प्रेसिपिटेशन का इंडिया के अंदर। सेकंड आता है कि रेनफॉल हम लोग नाम क्या देते हैं, ये बोलता है जब साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनका साइज जब 0.5 mm से 6 mm के बीच में लाई करता है तो ही हम इनको नाम देंगे रेनफॉल, अदरवाइज इनको रेनफॉल नेम नहीं दिया जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब वाटर ड्रॉप्स का साइज 0.5 mm से 6 mm के बीच में होगा तो ही हम इसे नाम देंगे रेनफॉल, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रेनफॉल को हमेशा मेजर करना है डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म्स में। देखिए मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, डेप्थ ऑफ वाटर का मतलब है कि जनरली हम लोग ये बात करते हैं कि रेनफॉल कितने डेप्थ को फॉलो करते हुआ है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हम लोग जब भी खेतों में पानी लगाते हैं इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम हमेशा टिप्स ऑफ द फिंगर की बात करते हैं। डेल्टा, जिनको इरिगेशन का आइडिया है वो डेल्टा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा से समझ सकते हैं इसको। हम लोग न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि आज इतने सेंटीमीटर की बारिश हुई कल, या फिर इस साल बारिश ने इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वो सब कहीं ना कहीं जो डेप्थ है वो रेनफॉल को इंडिकेट कर रहा है। तो इट इज मेजर्ड in terms of depth of water, depth of water। अब इसी के साथ में आगे टर्म आती है मेरे पास, वो टर्म है रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल इंटेंसिटी
ये क्या बोलता है, रेनफॉल इंटेंसिटी ऑन एन एवरेज 1 घंटे में कितने mm या कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई, उसको हम लोग नाम देते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 6 mm पर आवर, तो इसका मतलब है 1 घंटे में एवरेज 6 mm की बारिश हुई है। एक्चुअल में जो डेप्थ ऑफ वाटर है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि ये हम रोज सुबह 8:30 बजे मेजर करते हैं, तो इनडायरेक्टली 24 घंटे का इंटरवल आता है इसमें डेप्थ ऑफ वाटर में। लेकिन इंटेंसिटी 24 घंटे के लिए डिफाइंड नहीं है, इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 आवर। तो यहाँ पे लिखेंगे रेनफॉल इंटेंसिटी में हम लोग, इट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ 1 आवर। 1 घंटे के इंटरवल में जितना एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल होगा उसको नाम दिया जाएगा रेनफॉल इंटेंसिटी। अब बेटा इसी रेनफॉल इंटेंसिटी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ रेन। टाइप्स ऑफ रेन, तो इसके लिए एक छोटी सी टेबल है, आप इस टेबल को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो बेसिक एग्जाम्स में, जो जेई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। रेनफॉल इंटेंसिटी, और यहाँ पे है आपके पास में टाइप्स ऑफ रेन। अब रेनफॉल इंटेंसिटी की जो मेजरमेंट रहेगा यहाँ पे, वो मेजरमेंट है मेरे पास, यूनिट्स जो हैं वो है mm पर आवर में। ये बोलता है अगर रेनफॉल इंटेंसिटी लेस देन 2.5 mm पर आवर है, इनफैक्ट ऊपर लिख दिया तो दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर से कम है तो इस टाइप की रेन को हम लोग नाम देते हैं लाइट रेन। अगर इंटेंसिटी हमारी 2.5 से 7.5 mm पर आवर के बीच में है तो इसी को हम लोग नाम देते हैं मॉडरेट रेन। और अगर मैं आगे बात करता हूँ कि यही इंटेंसिटी अपनी अगर 7.5 mm पर आवर से ज़्यादा है तो इसी को नाम दिया जाता है हैवी रेन। तो बेटा इन तीनों के बेसिस पे हमने अपनी रेंज को क्लासिफाई किया, किसमें, लाइट रेन में, मॉडरेट रेन में और हैवी रेन में, जिसमें हमारी रेनफॉल इंटेंसिटीज़ के वेरिएशन के बेसिस पे हम लोग अपनी रेन को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। आगे एक छोटा सा पॉइंट इसमें और है, ये तो हो गई इंटेंसिटी की। जब हमने बात की तो इंटेंसिटी को हमने क्लासिफाई किया किसके टर्म्स में, पर आवर के बेसिस पे, 1 घंटे में। ये बोलते हैं पूरे एक दिन में, मतलब आज सुबह 8:30 बजे से लेके कल सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में अगर 2.5 mm की बारिश होती है या 2.5 mm से ज़्यादा बारिश होती है तो उस दिन को नाम दिया जाएगा रेनी डे। ये बोलता है इफ़ द डेप्थ ऑफ रेनफॉल in a day is more than 2.5 mm, the day is known as rainy day। तो इस दिन को हम लोग नाम देते हैं रेनी डे। तो बेटा ये था हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसमें हमने रेनफॉल के बारे में, सबसे पहले तो रेनफॉल के बारे में जाना कि इनका रेन का ड्रॉप कितना होता है, ड्रॉप साइज क्या होता है। उसके बाद में इसको मेजर करने के लिए हम लोग डेप्थ का यूज़ करते हैं। अब जो डिवाइस का यूज़ है, डिवाइस की कैलकुलेशंस, नंबर ऑफ स्टेशंस, रेन गेजेस, वो सब हम लोग आगे 1 by 1 डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। उसके बाद में अगला था अपने पास में रेनफॉल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोलता है ऑन एन एवरेज 1 घंटे में कितना रेनफॉल इकट्ठा हुआ, कितना रेनफॉल आया डेप्थ की फॉर्म में, उसको नाम दिया इंटेंसिटी, जिसके बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ रेन डिफाइन किया। टाइप्स ऑफ रेन के अलावा हमने यहाँ पे अपने डे को डिफाइन किया, दैट डे इज नोन एज रेनी डे, राइट। इसके बाद में जो सेकेंड फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म हम लोग नाम देते हैं, सेकेंड इज ड्रिजल। सेकेंड इज ड्रिजल। अब देखो ये ड्रिजल क्या होता है, इसको बोलते हैं बूंदाबांदी, ठीक, फुआर जिसको बोला जाता है। इसकी 2 कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशन सेम टाइम पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये बोलता है, ये भी वाटर की फॉर्म में ही है, ये बोलता है अगर साइज ऑफ वाटर ड्रॉप्स, साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अगर हमारा 0.5 mm से कम है
ये 0.5 था, 0.5 से 6 के बीच में है तो रेनफॉल, और अगर यही 0.5 mm से कम है तो इसको हम लोग नाम देते हैं ड्रिजल। और बेटा इसी टाइम पे ऑन द सेम टाइम जो हमारे पास में रेनफॉल इंटेंसिटी है, ये रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाएगा 1 mm/h से कम। ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही इसको नाम दिया जाएगा ड्रिजल, अदरवाइज हम इसको ड्रिजल नाम नहीं देंगे, राइट। देखिए रेन ड्रॉप्स का साइज 6 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम साइज 6 mm है ड्रॉप्स का, रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। लेकिन 0.5 से कम हो सकता है, तो 0.5 से कम होगा तो फिर ये बन जाएगा अपने पास में ड्रिजल। ये हमारे पास में थी सेकेंड फॉर्म। ऐसे ही बेटा अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड है मेरे पास में स्नोफॉल। देखिए आई नो बोर्ड थोड़ा छोटा है, एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है तो जिसकी वजह से हम लोग घर पे ही अपना सेटअप बना के स्टार्ट किए हैं, तो आई होप आप जो थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वीडियो के अंदर, इनको इग्नोर करके आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे ज़्यादा, राइट। तो देखिए अब स्नोफॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आइस क्रिस्टल्स को। आइस क्रिस्टल्स, बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है अपना स्नोफॉल। अब ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि एक्चुअल में जब अपने पास में आइस क्रिस्टल्स जिनकी डेंसिटी 0.6 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में एग्जिस्ट करती है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्नोफॉल। तो हम लोग इसमें लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स द आइस क्रिस्टल्स having density range between 0.06 in fact 0.06 to 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.06 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। और इसकी जो एवरेज डेंसिटी है स्नोफॉल की, एवरेज डेंसिटी ऑफ स्नो जो होता है ये होता है लगभग 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कई बार हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द आइस क्रिस्टल्स हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये तीन हमने फॉर्म्स को डिस्कस किया, रेनफॉल, ड्रिजल एंड स्नोफॉल। अब आगे बढ़ेंगे फोर्थ से। फोर्थ इज ग्लेज। ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ये बोलता है ग्लेज एक्चुअल में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से वाटर का ट्रांसफ़र हुआ लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र हुआ हमारा जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, कोल्ड ग्राउंड, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर ड्रॉप्स जैसे इसको टच करेंगी, टच करते ही क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। तो उस टाइप की फॉर्म को नाम दिया जाएगा ग्लेज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस, और जैसे ही वो अर्थ सरफेस को पहुँचेगा, वो कोल्ड ग्राउंड को टच करेगा, तो क्या होगा, कोल्ड ग्राउंड के टच करते ही वो बर्फ़ बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस फॉर्म को नाम दिया जाएगा ग्लेज। ये मोस्टली इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये अधिकतर यूके साइड में हमें देखने मिलती है। तो ग्लेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर यही पॉइंट लिखेंगे, water travels from atmosphere to earth surface, या फिर आप लिख सकते हैं travel from atmosphere to cold ground and it gets frozen at the ground। तो इस फॉर्म को हम लोगों ने नाम दिया है, दिस फॉर्म इज नोन एज ग्लेज। अब बेटा ग्लेज के बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट इज स्लीट। बेटा स्लीट की एक्चुअल में 2 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन बोलता है कि जब भी हम लोग ये देखते हैं कि लिक्विड भी आ रहा है, बारिश भी हो रही है, रेनफॉल भी हो रही है, वाटर की मूवमेंट भी हो रही है, और उसके साथ में आइस लंप्स आ रहे हैं, राइट, आइस लम्प्स बोल सकते हो आप। तो उस कंबाइंड फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं स्लीट।
राइट। या फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें क्या होगा, इसके अंदर आइस के क्रिस्टल्स होंगे हमारे पास में। आइस के क्रिस्टल्स का जो साइज होगा वो साइज जनरली 6 mm से कम होता है। तो बेटा स्लीट में अगर हम बात करते हैं तो स्लीट में हम लोग लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स and ice lumps having size less than 6 mm। बेटा एक्चुअल जो डेफिनेशन है हमारे IS कोड के हिसाब से, वो IS कोड के हिसाब से जो साइज है दैट मस्ट बी लेस देन 6 mm। बट कुछ बुक्स लिखते हैं कि साइज जो है इक्वल टू और लेस देन 5 mm। आप उसको भी याद कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे आप इस साइज के बेसिस पे अपने आंसर कर सकते हो, राइट। ये बोलता है लेस देन 6 mm और जो कुछ बुक्स लिखते हैं इक्वल टू और लेस देन 5 mm। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। स्लीट के बाद में लास्ट है मेरे पास में हेल। इसमें बारिश नहीं होगी, इसमें वाटर ड्रॉप्स नहीं आएंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइस लम्प्स होंगे। तो हम लोग हेल में लिखेंगे it represents the ice lumps having size above 8 mm। अगेन इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। कुछ बुक्स लिखते हैं 5 mm, कुछ बुक्स लिखते हैं 6 mm, कुछ बुक्स लिखते हैं 8 mm। तो IS कोड के हिसाब से वो 8 mm है। बट अगर हम लोग अपने UK को फॉलो करते हैं, अगर हम UK वाली साइड में जाते हैं तो वहाँ पे जनरली इनको डिफाइन किया जाता है 5 mm के बेसिस पे। तो इस पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट इसमें जो हमने फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन यहाँ पे स्टडी किया, उसमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। एग्जाम में इससे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से कि आपको दिया जाएगा कि आइस लंप्स आ रहे हैं जिनका साइज 4 mm है, तो वो कौन सी फॉर्म होगी। आइस लंप्स जिनका साइज 4 mm, तो वो कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा, स्लीट की, तो वो टाइप हो गया अपने पास में स्लीट। ये बोलता है सिर्फ वाटर ड्रॉप्स आ रही हैं जिनका साइज 4 mm है। अब कौन सा है बेटा, सिर्फ वाटर ड्रॉप्स किस में थी, या तो रेनफॉल में थी या तो ड्रिजल में थी। रेनफॉल का साइज कितना था 0.5 से 6 के बीच में, और ड्रिजल का साइज कितना था 0.5 mm से कम। तो मैंने बताया 4, तो उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा, रेनफॉल। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स कवर करने होंगे। तो अब यहां तक जो हमने फॉर्म्स को डिस्कस किया है, इसके बाद हम आगे अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस। देखिए मेनली प्रेसिपिटेशन कितने टाइप की होती है, अभी फॉर्म्स था, ये टाइप्स हैं। टाइप्स के बेसिस पे हम लोग प्रेसिपिटेशन को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, बट कुछ लोग 4 में भी करते हैं, राइट। मेजर 3 क्लासिफिकेशन है, बट ऑन अ माइनर बेसिस और माइन्यूट के बेसिस पे हम लोग इसको 4 पार्ट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम लोग चारों को ही 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। देखिए जो टोटल 4 हैं, इसमें फर्स्ट है मेरे पास कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, देखिए ये जो वर्ड है कॉन्वेक्टिव, ये कॉन्वेक्टिव लिया है फ्रॉम द वर्ड कॉन्वेक्शन, जिसका मतलब होता है हीट एनर्जी। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेशन होगा, जो रेनफॉल होगा, ये किसकी वजह से होगा, बेसिकली हीट एनर्जी की वजह से जनरेट होगा, राइट। अब कैसे होता है हीट की वजह से, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस गर्मियों में अगर बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, राइट। अब जो एयर आएगी हमारे पास में, वो एयर एकदम से इसके साथ टच करेगी, और टच करने के बाद धीरे धीरे हीट होगी, और गर्म जब हवा होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की साइड राइज करने की कोशिश करती है। उसी राइज के टाइम पे जैसे जैसे वो हॉट एयर पैकेट जब राइज हो रहा था, तो ऊपर जाने के बाद वो ठंडा होगा, कूल होगा और कंडेंस होगा, बादल बनेंगे और प्रेसिपिटेशन एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा देखो, इनको याद करने का पहले मैं तरीका बताऊं।
कॉन्वेक्शन हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होगा वो होगा कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। बट एक्चुअल में ये जो प्रेसिपिटेशन है ये होता है राइज ऑफ हॉट एयर पैकेट, एंड देन जो हॉट एयर पैकेट था वो कूल हो जाएगा एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में, उसकी वजह से बना अपने पास में कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन in which hot air packet rises in the atmosphere from land surface and the air in atmosphere starts cooling। तो इस कंडीशन में जो प्रेसिपिटेशन होगा उस प्रेसिपिटेशन को नाम दिया जाएगा कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब कॉन्वेक्टिव के बाद में सेकंड आता है हमारे पास में ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब देखिए ओरोग्राफिक का एक्चुअल मतलब होता है हाइट, पोटेंशियल बैरियर। तो इस तरीके का जो प्रेसिपिटेशन होगा पोटेंशियल बैरियर की वजह से, हाइट की वजह से, उसको नाम देंगे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। देखो नॉर्मली क्या था, अपने पास में कोई भी एक हिल अवेलेबल है यहाँ पे, अब जो अपने पास एयर आ रही है ये एयर इससे टकरा के ऊपर की साइड राइज करने की कोशिश करती है। तो ऊपर जैसे जैसे राइज होगी तो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, इससे पोटेंशियल बैरियर से टकरा के ये ऊपर राइज हुई और ठंडा होने की कोशिश करेगी, कूल डाउन होने की कोशिश करेगी। और इस केस में यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे और बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रेसिपिटेशन को हम लोग नाम देते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो मतलब ये वाला जो प्रेसिपिटेशन है ये प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से होगा? माउंटेन बैरियर्स की वजह से, पोटेंशियल हाइट्स की वजह से, बेसिकली इन सब की वजह से ये वाला प्रेसिपिटेशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इट एग्जिस्ट और इट टेक्स प्लेस ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर such as mountain, hill, natural cliff, एटसेट्रा। तो इस टाइप की प्रेसिपिटेशन को हमने नाम क्या दिया है? दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में साइक्लोनिक होता है और एक फ्रंटल होता है। पहले फ्रंटल के बारे में बात करते हैं, फिर साइक्लोनिक पे बात करेंगे। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, देखिए फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, राइट। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में पहले हम इस वर्ड को, सिर्फ इस वर्ड को डिफाइन करेंगे, और जो वर्ड है हमारे पास में, दिस वर्ड इज फ्रंट। ये बोलते हैं कि एक इंटरफेस क्रिएट होगा जब हॉट एयर पैकेट और कोल्ड एयर पैकेट जब दोनों एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, तो जो इंटरफेस क्रिएट होता है उस इंटरफेस को हम लोग नाम देते हैं फ्रंट। तो फ्रंट की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन कोल्ड एयर मास एंड हॉट एयर मास। ये तो हो गई अपने पास में फ्रंट की डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास में ग्राउंड सरफेस है। अब ग्राउंड सरफेस में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पे जो हवा थी हमारे पास में, वो हवा थी काफ़ी गर्म हवा थी। तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, पहले ये विंड की मूवमेंट हो रही है और ये टेम्परेचर की वजह से इसका मतलब गर्मी की वजह से, अर्थ सरफेस गर्म होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये ऊपर की साइड राइज करती है। अब इसी के स्पेस को लेने के लिए, इसी स्पेस को ओवरकम करने के लिए, घेरने के लिए, जो कोल्ड एयर पैकेट है, ये कोल्ड एयर पैकेट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब कोल्ड एयर पैकेट नीचे आएगा तो यहाँ पे जो इंटरफेस क्रिएट हुआ
कोल्ड एयर और हॉट एयर के बीच में ये वाला जो डॉटेड मैंने इंटरफेस दिखाया है, दिस इंटरफेस इज नोन एज फ्रंट। और इस इंटरफेस में यहाँ पे जब क्लाउड्स बनेंगे, क्योंकि जब इंटरेक्शन होगा तो इधर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और रेनफॉल एग्जिस्ट करेगी, तो उस टाइप की प्रेसिपिटेशन को नाम दिया जाता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, राइट। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि जनरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटल एंड कॉन्वेक्टिव। कॉन्वेक्टिव में जो एनर्जी थी हमारे पास में, बेसिकली अगर मैं एयर मास की बात करूं तो एयर मास सिर्फ गर्म हुआ था और उसके बाद में ये ऊपर राइज होकर ठंडा हो जाएगा, राइट। इसके अंदर क्या है, फ्रंटल के अंदर इंटरेक्शन हुआ है बिटवीन हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मास, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे इस प्रेसिपिटेशन के बारे में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इट टेक्स प्लेस व्हेन the hot air mass rises and cold air mass replaces the hot air mass, right। तो जब भी कोल्ड एयर मास रिप्लेस करेगा हॉट एयर मास को तो उनके बीच में रिप्लेसमेंट के टाइम पे इंटरफेस क्रिएट होगा, एक फ्रंट क्रिएट होगा और इसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होगा उस प्रेसिपिटेशन को नाम दिया जाएगा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन हीट एनर्जी की वजह से है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन पोटेंशियल बैरियर्स की वजह से है, जिसमें माउंटेन्स है, हिल, नेचुरल क्लिफ की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस भी होगा और टेम्परेचर डिफरेंस के साथ साथ में गर्म हवा ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगी और ठंडी होगी, जिससे एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ और रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बोलता है अपने पास में फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या था, एक फ्रंट क्रिएट हुआ था एयर मासेस के बीच में, कोल्ड और हॉट एयर मासेस के बीच में, और इस फ्रंट के बेसिस पे जब फ्रंट के थ्रू जब रेनफॉल होगा तो उसको नाम दिया जाएगा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, राइट। अब बात करते हैं कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, आई मीन साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन के बारे में। देखिए साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, अब साइक्लोनिक की बात करें तो साइकिल, राइट। तो जब भी साइक्लिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी विंड की वजह से, हवा ने साइक्लिक मूवमेंट स्टार्ट की तो अंदर की साइड एक लो प्रेशर रीजन बन जाएगा, बाहर की साइड एक हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा। तो इसकी वजह से लो प्रेशर रीजन में जब बारिश होगी तो उसको नाम देते हैं साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन के पीछे रीजन कौन सा है, तो सिंपल सा है एक रीजन, pressure difference. This precipitation takes place due to pressure difference created between or created by the cyclic wind movement, right? तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर टाइप्स को स्टडी करेंगे। साइक्लोनिक में it takes place due to pressure difference by the cyclic movement of wind. It takes place due to pressure difference by the cyclic movement of wind. जब भी साइक्लिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, चक्रवात जिसको हम बोलते हैं जनरली, तो इसकी वजह से जब ये घूमते हुए विंड की वजह से अंदर की साइड में लो प्रेशर रीजन बनेगा तो जो रेनफॉल होगी उसको नाम देते हैं हम लोग साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, राइट। अब बेटा ये जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है, ये साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन मोस्टली दो तरीके की होती है। एक है हमारे पास में ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइप्स ऑफ साइक्लोन आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा है अपने पास में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको इंडिया में हम नॉर्मली साइक्लोन के नाम से जानते हैं,
जो इंडिया में जो साइक्लोन्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अभी आजकल में ही एक साइक्लोन होना है जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बाउंड्री से टकराने वाला है, राइट, अम्फान के नाम से है वो भी एक टाइप का अपने पास में साइक्लोन है। इसी को अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और इसी को साउथ ईस्ट एशिया में टाइफून के नाम से जानते हैं हम लोग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइफून। तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बेसिस पे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोन इन इंडिया, हरिकेन इन अमेरिका एंड टाइफून इन साउथ ईस्ट एशिया। अब होता कैसे है, नॉर्मली देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब साइक्लिक मोशन स्टार्ट होगा विंड का, तो इसकी वजह से जो हमारे हेमिस्फेयर बनते हैं, दो तरीके के हेमिस्फेयर हैं। एक है ऊपर की साइड में मैंने मार्क किया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, और ये वाला बन गया अपने पास में साउथ हेमिस्फेयर, राइट। इसमें विंड की मूवमेंट क्या होगी बेटा, ये इसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर के अंदर, विंड का मोशन पूछा जाता है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में मूवमेंट होती है ऐसे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में पहले एक बार सुन लो, फिर दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे और इनका मतलब क्या है वो बात करते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ऑल्सो नोन एज एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फेयर है और यहाँ पे जो साउथर्न हेमिस्फेयर है, इसमें विंड की मूवमेंट इसकी उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने का मतलब इस तरीके से। अब बेटा यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है या आज तक जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर से पूछा गया है, और ईएस में ही आया है मोस्टली यहाँ से कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में या ड्यूरिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंड की स्पीड कैसी होगी। देखो नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंड की मूवमेंट देखिए, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड की मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बेटा ये एग्जाम में काफ़ी बार आया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंड की मूवमेंट क्या होगी, तो ये रखना है आपको, ये वाली रखनी है आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और साउथर्न हेमिस्फीयर में कैसी होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट। इधर उल्टा, एंटी साइक्लोन में या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में नॉर्थन हेमिस्फीयर में मूवमेंट होगी अपने पास में क्लॉकवाइज, और साउथर्न हेमिस्फीयर में अपने पास में मूवमेंट कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों में ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। आगे बेटा इसी में अगर मैं एक और पॉइंट बात करता हूं, तो जो भी हमारे पास में सेंटर ऑफ द स्टॉर्म आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये ज़्यादा डेंजरस है, मोस्टली इंडिया में यही एग्जिस्ट करता है। जो सेंटर ऑफ स्टॉर्म है, इस सेंटर ऑफ स्टॉर्म को हम लोग बोलते हैं आई। और ये जो आई की फॉर्मेशन है, इस आई का डायमीटर होता है 10 किलोमीटर्स टू 15 किलोमीटर्स। 10 to 15 किलोमीटर्स का एक स्टॉर्म के अंदर आई की फॉर्मेशन होती है। ये है मेरे पास में एक्चुअली साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का, राइट। ये पॉइंट्स है अपने पास काम के। वैसे तो बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है, आपको वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप याद करेंगे, इससे अपना काम चल जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में नॉर्थन हेमिस्फीयर में मूवमेंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, साउथर्न में क्लॉकवाइज। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में नॉर्थन के अंदर होगी अपने पास में क्लॉकवाइज, और साउथर्न में हो जाएगी अपने पास में उसी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, राइट। प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेनफॉल मेजरमेंट की। बेटा रेनफॉल को जब भी मेजर किया जाता है, हम लोग इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं
डिवाइस इज रेन गेज। रेन गेज, इस रेन गेज का दूसरा नाम होता है ओम्ब्रोमीटर। इसी का तीसरा नाम है प्लूवियोमीटर। प्लूवियोमीटर के अलावा इसी को हम लोग हीटोमीटर भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारे नेम्स हैं, कोई भी नेम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेन गेज, ओम्ब्रोमीटर, प्लूवियोमीटर एंड हीटोमीटर, इनमें से हम सभी को एक साथ इंक्लूड करके चलते हैं अपने रेनफॉल मेजरमेंट में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मेजरमेंट के लिए सबसे पहले अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ये बोलते हैं रेनफॉल शुड बी मेजर्ड एट 8:30 AM डेली। डेली आपको सुबह 8:30 बजे अपनी रेनफॉल को मेजर करना है। रेनफॉल शुड बी मेजर्ड एट 8:30 AM डेली, राइट। इसके बाद में आगे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि देखो बेटा, रेन गेज के अंदर कुछ ना कुछ परमिसिबल एरर हमेशा होगा। कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू IMD, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में यहाँ पे एक रेन गेज रखा हुआ है, इधर ध्यान दो, हमारे पास में यहाँ पे एक रेन गेज रखा हुआ है, राइट। ये बोलता है कि रेन गेज एग्जैक्ट डेटा कब नोट करेगा, एग्जैक्ट रेनफॉल कब नोट करेगा, जब हमारे पास में जो भी स्टॉर्म होगा, स्टॉर्म का सेंटर पॉइंट और रेन गेज का सेंटर पॉइंट जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। जब रेन गेज का सेंटर पॉइंट और स्टॉर्म का सेंटर पॉइंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, एक सेम वर्टिकल एक्सिस में लाई करेगा, तो ये एग्जैक्ट डेटा नोट करेगा। अदरवाइज इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हर रेन गेज में 10% का परमिसिबल एरर एग्जिस्ट करता ही करता है। ऑन एन एवरेज 10% लेके चलते हैं, बाकी तो साइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो वेरी भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट यही लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू IMD, rain gauge center and the center of storm must lie on same vertical axis for measurement। ये कंडीशन होती है एक रेन गेज के मेजर करने की, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो हम लोग लिखते हैं ड्यू टू अबव रीजन 10% परमिसिबल एरर may exist in रेन गेज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के अंदर कवर हो सकता है ये वाला पॉइंट, कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से एग्जैक्ट डेटा कब आएगा, जब सेंटर ऑफ द स्टॉर्म और रेन गेज का सेंटर एक सेम वर्टिकल एक्सिस पे लाई करेगा। ये था, राइट। अब इसके बाद में ये तो हो गया रेनफॉल मेजरमेंट में। अब इसके बाद में रेन गेज के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेन गेज, साइट कंडीशंस के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं साइट कंडीशंस के बारे में। साइट कंडीशंस फॉर रेन गेजेस। देखिए अगर साइट कंडीशंस की बात करते हो ना बेटा, तो हमारे पास में टोटल 4 साइट कंडीशंस हैं। पहली साइट कंडीशन बोलता है जो हमारा रेन गेज है, इट मस्ट बी एज नियर एज पॉसिबल टू द ग्राउंड। ये जितना हो सके ग्राउंड से नीचे होना चाहिए, ग्राउंड के नज़दीक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है अपना, ये रेन गेज है, देखिए ये ग्राउंड था अपना, ये रेन गेज है। ये जितना हो सके ग्राउंड के नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्राउंड से जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा विंड का इफेक्ट आएगा, और हवा के इफेक्ट की वजह से रेन ड्रॉप्स में मूवमेंट हो सकती है, और जो डेटा है उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहली कंडीशन जो है मेरे पास, वो फर्स्ट कंडीशन यही है हमारे पास में, द रेन गेज मस्ट बी एज नियर as possible to the ground।
राइट। सेकेंड कंडीशन, अब बेटा ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को सोच के सुन के तो ये लगता है एक काम कर दें हम लोग, एक गड्ढा कर दें ज़मीन के अंदर, एक डंप करें और उसके अंदर रेन गेज को इंस्टॉल कर दें, तो फिर तो वो ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक हो गया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब रेन ड्रॉप ग्राउंड पे गिरेगी तो ग्राउंड पे गिरने के बाद वाटर का स्प्लैशिंग भी तो हो सकता है उसमें, कि गिरने के बाद में एकदम से उछल के रेन ड्रॉप जो रेन गेज है उसके अंदर चली जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। वाटर ड्रॉप्स डायरेक्टली रेन गेज के अंदर आनी चाहिए। तो मतलब ये जो रेन गेज है ये ग्राउंड से सफिशिएंट हाइट पे होना चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ऑफ ड्रॉप्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जितना हो सके नज़दीक होना चाहिए विंड इफेक्ट को रोकने के लिए, और जितना हो सके मतलब थोड़ा सा आपको सफिशिएंट हाइट पे भी रखना है ताकि स्प्लैशिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स को, स्प्लैशिंग ऑफ ड्रॉप्स को प्रिवेंट किया जा सके। आप इसी में ऐड भी कर सकते हैं पॉइंट को, टू प्रिवेंट विंड इफेक्ट, राइट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड मैंने आपको बताया द रेन गेज शुड बी एट सफिशिएंट हाइट द रेन गेज शुड बी एट सफिशिएंट हाइट टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ ड्रॉप्स, splashing of droplets into the device। splashing of drops को प्रिवेंट करने के लिए जो भी हमारा रेन गेज है उसको हमें थोड़ी सी एक हाइट पे मेंटेन करके चलना है। थर्ड जो कंडीशन आती है बेटा इसमें, थर्ड कंडीशन ये है कि जब भी हम लोग रेन गेज को सेट करेंगे तो रेन गेज के लिए आपको क्या करना है, 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर की एक ओपन फेंसिंग प्रोवाइड करनी है। मतलब ये अपना रेन गेज है, इस रेन गेज को हमने यहाँ पे सेट किया तो इसके सेंटर से 5.5 मीटर इधर और 5.5 मीटर इधर, तो एक स्क्वायर अपने पास एरिया बन जाएगा। वो जरूर होना चाहिए, ओपन फेंसिंग रखनी है ताकि हम किसी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सके, नॉर्मल एंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। जैसे अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू कुछ ऐसा है, मान लो ये रेन गेज हमने सेट किया हुआ था, तो इस रेन गेज में आपने क्या किया, 5.5 मीटर ऐसे और 5.5 मीटर ऐसे, तो अपने पास में एक स्क्वायर बन गया ना। तो ये एक ओपन फेंसिंग प्रोवाइड करना है ताकि हम लोग एंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकें और जो हमारा रेन ड्रॉप्स है वो प्रॉपर एक वर्टिकल हाइट में फॉलो करते हुए आ सके। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे एन ओपन फेंसिंग इन द एरिया ऑफ 5.5 meter by 5.5 meter should be provided to restrict the entry। 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर का एक एरिया को आपको हमेशा ओपन फेंसिंग से रिस्ट्रिक्ट करना है एंट्रीज के लिए, राइट। इसके बाद में एक और इसमें पॉइंट है, वो पॉइंट ये है बेटा कि जब भी हम लोग रेन गेज को प्रोवाइड करेंगे, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम रेन गेज को रखेंगे तो एटलीस्ट इसके 30 मीटर के रेडियल डिस्टेंस पे, मतलब इसके सेंटर से 30 मीटर के डिस्टेंस तक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, ट्री, बिल्डिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन होती है इसमें भी, या तो 30 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए या फिर ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। अगर पास में स्ट्रक्चर है तो उसका 2 टाइम्स हाइट, इन दोनों में से जो भी कम होता है हम उसको जनरली लेके चलते हैं। तो हम लोग आगे फोर्थ पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रक्चर एट 30 मीटर रेडियल डिस्टेंस, 30 मीटर रेडियल डिस्टेंस और twice of height of structure, इधर लिख रहा हूं आगे, twice of height of structure whichever is lesser। तो बेटा ये टोटल मेरे पास 4 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के बेसिस पे हमें रेन गेज को अप्लाई करना होता है, साइट सेलेक्ट करनी होती है जहां से हम अपने रेन गेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ रेन गेजेस। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रेन गेजेस का एग्जाम में काफी आता है।
रेन गेजेस को मेनली हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। पहला है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस, दूसरा है रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग रेन गेजेस एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपने नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स को। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स रेन गेजेस। अब बेटा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस में जो इंडिया में हम लोग यूज करते हैं रेन गेज वो है साइमंस टाइप। साइमंस टाइप नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, राइट। ध्यान रखना साइमंस का रिकॉर्डिंग टाइप भी है और नॉन रिकॉर्डिंग भी है। इंडिया में हम लोग नॉन रिकॉर्डिंग को यूज करते हैं, इंडिया में हम लोग साइमंस के रिकॉर्डिंग टाइप को यूज नहीं करते, मेक श्योर, राइट। अब साइमंस टाइप जो रेन गेज है ये होता कैसा है, किस तरीके से ये दिखता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट है। हमारे पास में सबसे पहले एक मेटल का कंटेनर है। इस मेटल के कंटेनर को कंक्रीट के ब्लॉक के साथ हमने रखा। ये हमारे पास में है कंक्रीट का ब्लॉक, राइट। इसके अंदर ऊपर की साइड से हम लोग फनल लगा देते हैं। ये फनल अरेंजमेंट हमने लगाया और नीचे हमारा कंटेनर है यहां पे, राइट। और ग्राउंड सरफेस कुछ इस तरीके से अपना एग्जिस्ट करता है। ये हो गया हमारे पास में ग्राउंड सरफेस। अब जो डायामीटर है इसका, ये डायामीटर है 127 mm का डायामीटर, ठीक है, 12.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग इस तरीके से एक स्केल बना देते हैं, मेजरिंग स्केल हो गया ये। इसकी ग्राउंड सरफेस से हाइट कितनी होती है? इसकी ग्राउंड सरफेस से हाइट हम लोग रखते हैं लगभग 30.5 305 mm के आसपास में। 305 से 310 mm के बीच में ये हाइट यहाँ से रखी जाती है ग्राउंड सरफेस से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, साइमंस टाइप रेन गेज में कलेक्टिंग डायामीटर कितना है। बेटा ध्यान से सुनिए, साइमंस टाइप नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज का कलेक्टिंग डायामीटर कितना है। तो बेटा इसका कलेक्टिंग डायामीटर की अगर बात करें, एक्चुअल में तो अपना ये कंटेनर है ना जिसमें कलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका डायामीटर कौन सा होगा? 127, क्योंकि 127 mm की फनल लगी हुई है, तो फनल से ही वाटर की मूवमेंट होगी इसके अंदर। तो ध्यान रखना है, अगर कलेक्टिंग डायामीटर पूछा जाता है रिकॉर्डिंग साइमंस टाइप नॉन रिकॉर्डिंग का, तो ये हम लोग हमेशा आंसर देंगे अपना 127 mm। कलेक्टिंग डायामीटर लिख लो इस पॉइंट को नोट्स के अंदर, ऑफ साइमंस रेन गेज इज 127 mm। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काफी काम का है, उसको ध्यान से सुनिए। जो हमारा आईएस कोड है, उस आईएस कोड ने साइमंस टाइप नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज को, जो मेटल के कंटेनर्स हैं, इसको रिप्लेस कर दिया। इस पूरे के पूरे डिवाइस के मटेरियल को चेंज कर दिया, और उसने जो मटेरियल चेंज किया अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कंडीशंस, हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग पॉलिस्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फाइबर पॉलिस्टर तो बेटा यहां पे जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं रीइंफोर्स्ड ग्लास फाइबर पॉलिस्टर मटेरियल। और इन्होंने इसका डायमीटर भी चेंज किया है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब जो इसका इन्होंने डायमीटर किया है, मतलब कट एरिया क्या है, स्टार्ट। इन्होंने इसका जो हमने डायमीटर लिखा है 127 mm, इन्होंने इनफैक्ट इसका डायमीटर नहीं एरिया को चेंज किया है। इन्होंने जो कलेक्टिंग एरिया किया है
ये कलेक्टिंग एरिया इन्होंने बना दिया 100 mm स्क्वायर एंड 200 mm स्क्वायर। तो ये है आपको यहां से अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए बेटा, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखना है। जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज या ओम्ब्रोमीटर है उसका नाम जो हम इंडिया में यूज करते हैं, अगर ये आता है तो आप लिखेंगे साइमंस टाइप नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, राइट। साइमंस का कलेक्टिंग डायमीटर है 12.7 सेंटीमीटर या 127 mm। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो मटेरियल हम लोगों ने यूज किया है वो है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ने जब इसे मॉडिफाई किया तो इसमें मटेरियल कौन सा कर दिया, इसमें रेनफोर्स्ड ग्लास फाइबर पॉलिस्टर मटेरियल। ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट ऑप्शनल है, याद रख सकते हैं तो रखिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग टाइप। देखिए अब इसमें एक्चुअल में रिकॉर्डिंग टाइप की जरूरत क्यों पड़ी, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है रिकॉर्डिंग टाइप, थोड़ा सा बस एक आइडिया लेना है। देखिए रिकॉर्डिंग टाइप की हमें जरूरत एक्चुअल में क्यों पड़ी। अब मान लो अपने पास में इस तरीके से एक रेन गेज बना रखा है हमने, किसी दिन अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो ये तो पूरा का पूरा भर जाएगा, राइट। लेकिन अभी भी बारिश हो रही है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसको खाली करना पड़ेगा, खाली भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम दूसरा क्या कर सकते हैं, खाली ना करना चाहे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दूसरा रेन गेज इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑन द सेम टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। ये हमेशा आपको ग्राफिकल सॉल्यूशंस देगा। ग्राफिकल सॉल्यूशंस कैसे देगा वो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा मास कर्व, डबल मास कर्व, वो सब के सब जो फॉर्मेशंस होती है वो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस से बनती है। अब इंडिया में जो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस हम लोग यूज करते हैं, इसके नेम्स जो है, टाइप्स जो है आपके पास में, ये है सबसे पहले तो टिपिंग बकेट टाइप, राइट। टिपिंग बकेट टाइप के अलावा दूसरा आता है हमारे पास में वेइंग बकेट टाइप। वेइंग बकेट टाइप के बाद थर्ड आता है हमारे पास में नेचुरल साइफोन टाइप। और बेटा जो फोर्थ है हमारे पास में, दिस फोर्थ इज टेलीमेट्रिंग टाइप। टेलीमीटरिंग बोल देते हैं कुछ लोग, टेलीमेट्रिंग बोल देते हैं। ये फोर है, आपको सिर्फ नेम्स याद रखने हैं इसमें, बाकी इनकी डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप ईएस लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी बस आप इनके नेम्स को याद कर लो। एक पॉइंट आप इसमें और याद कर सकते हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस में, वो पॉइंट हमारे पास में ये रहेगा, दिस रेन गेज या दीज रेन गेजेस gives the rainfall measurement, gives the rainfall measurement in terms of graph। अब उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम मास कर्व बोलते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इसी के बारे में ही आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है मेरे पास रिकॉर्डिंग टाइप में बेटा, वो जो अगला पॉइंट है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज का, ये नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ये वाले जो रेन गेजेस है ना, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस, इसमें एक साइमंस रेन गेज भी है। साइमंस रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, ये इंडिया में यूज़ नहीं होता, बट स्टिल आप इसको, इस पॉइंट को जरूर याद रखें। इसका जो डायामीटर है, इसका डायामीटर है 203 mm, 203 mm, ठीक। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि देखो उसने लिखा अगर साइमंस रेन गेज या साइमंस टाइप रेन गेज, तो हम लोग तो मोस्टली नॉन रिकॉर्डिंग ही मान के चलते हैं, राइट। तो आंसर रहेगा 127। अगर उसने मेंशन किया साइमंस टाइप का रिकॉर्डिंग रेन गेज, तो आप आंसर क्या मेंशन करेंगे, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 203 mm, ठीक। ये था अपने पास में रिकॉर्डिंग टाइप एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। बेटा आगे लास्ट पॉइंट पे एक और डिस्कस करते हैं, ये है स्नोफॉल मेजरमेंट। पहला था ना, नाउ दिस इज स्नोफॉल मेजरमेंट। अब
स्नोफॉल को कैसे मेजर करते हैं? स्नोफॉल को मेजर करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट वाटर के टर्म्स में। स्नो ट्यूब्स आती हैं, इस तरीके की एक ट्यूब होगी, उसमें स्नो को रखेंगे, मेल्ट कराएंगे पानी को। तो जब मेल्ट होगी स्नो, आइस के क्रिस्टल्स जब मेल्ट होंगे तो इनडायरेक्टली वो कितने mm का, कितने सेंटीमीटर डेप्थ का पानी प्रोड्यूस करेंगे, उसको नाम दिया जाता है स्नोफॉल मेजरमेंट के टर्म्स में। तो इसमें दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट है जो डिवाइस आएगा मेरे पास में, डिवाइस इज स्नो ट्यूब, राइट। इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डिवाइस का नेम एक याद रख सकते हैं। और इसके साथ में हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर, equivalent depth of water produced after melting of snow, produced after melting of snow, right? ये है आपके पास में स्नोफॉल मेजरमेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे अभी, जिसमें हमने सबसे पहले प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स पढ़ी, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स पढ़े, कैसे मेजर कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन को, ये सब हमने जाना। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, डोंट मिस दैट क्लास, क्योंकि हम उसके अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रेन गेजेस कैलकुलेशंस आएगी। नंबर ऑफ रेन गेजेस के अलावा नॉर्मल रेनफॉल का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसके बेसिस पे मिसिंग डेटा को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, ये सब हम लोग बात करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर, राइट, प्रेस द लाइक बटन, comment, maximum share with your friends and subscribe the channel if you haven't done. Thank you.